एक आदमी मेले में गुब्बारे बेचकर गुजर बसर करता था। उसके पास लाल, नीले, पीले, हरे और उसके अलावा कई रंगों के गुब्बारे थे। जब उसकी बिक्री कम होने लगती तो वह हीलियम गैस से भरा हुआ एक गुब्बारा हवा में उड़ा देता। बच्चे जब उस उड़ते गुब्बारे को देखते तो वैसा ही गुब्बारा पाने के लिए उतारू हो जाते। वे उसके पास गुब्बारे खरीदने के लिए पहुंच जाते और उस आदमी की बिक्री फिर से बढ़ने लग जाती। उस आदमी की बिक्री जब भी घटती वह उसे बढ़ाने के लिए गुब्बारे उड़ाने का यही तरीका अपनाता। एक दिन गुब्बारे वाले को महसूस हुआ कि कोई उसके जैकेट को खींच रहा है। उसने पलट कर देखा तो वह वहां एक छोटा बच्चा खड़ा था। बच्चे ने पूछा, अगर आप हवा में किसी काले गुब्बारे को छोड़ो तो क्या वह भी उड़ेगा? बच्चे के इस सवाल को सुनकर गुब्बारे वाला बहुत खुश हुआ। बच्चे की ओर मुड़ा और उससे जवाब दिया, बेटे, गुब्बारे अपने रंग की वजह से नहीं बल्कि अपने अंदर भरी चीज की वजह से उड़ते हैं। गाइस, वेलकम बैक। दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑन जीत आपकी। हमारा फर्स्ट चैप्टर है नजरिए का महत्व। जैसे कि आपने सुना कि गुब्बारा हवा में उसके अंदर भरी चीज की वजह से उड़ता है, उसी तरीके से इंसान तभी सक्सेस करता है अगर उसके थॉट पॉजिटिव हो। नेगेटिव थॉट वाला इंसान कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। हमारी जिंदगी में भी यही असूल लागू होता है। अहम चीज हमारी अंदरूनी शख्सियत है। हमारी अंदरूनी शख्सियत की वजह से हमारा जो नजरिया बनता है वही हमें ऊपर उठाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के विलियम जेम्स का कहना है, हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यही है कि इंसान अपना नजरिया बदल कर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। हमारा नजरिया हमें कामयाबी दिलाता है। आर एटीट्यूड कंट्रीब्यूट टू सक्सेस। हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा करवाए गए एक अध्ययन के मुताबिक 85% मौकों पर किसी इंसान को नौकरी या तरक्की उसके नजरिए की वजह से मिलती है, जबकि अक्लमंद या खास तथ्यों और आंकड़ों की जानकारी की वजह से केवल 15% मौकों पर ही मिलती है। ताज्जुब की बात है कि जिंदगी में कामयाबी दिलाने में तथ्यों और आंकड़ों की केवल 15% हिस्सेदारी है, पर शिक्षा के मद की सारी रकम इन्हीं चीजों को पढ़ाने में खर्च हो जाती है। जीत आपकी नाम की यह किताब कामयाबी के बाकी 85% के बारे में ही है। अंग्रेजी भाषा में एटीट्यूड नजरिया सबसे महत्वपूर्ण लफ्ज है। यह जिंदगी के हर पहलू पर असर डालता है, यहाँ तक कि आदमी की निजी और व्यावसायिक जिंदगी पर भी। क्या कोई आदमी अच्छे नजरिए के बिना अच्छा अफसर बन सकता है? क्या कोई छात्र अपने नजरिए के बिना अच्छा छात्र बन सकता है? क्या माँ बाप, शिक्षक, सेल्समैन, मालिक या कर्मचारी अच्छे नजरिए के बगैर अपना किरदार अच्छी तरह से निभा सकते हैं? हमारा क्षेत्र चाहे जो भी हो, कामयाबी की बुनियाद तो नजरिया ही है। अगर कामयाब होने के लिए नजरिए की इतनी अहमियत है तो क्या हमें जिंदगी के बारे में अपने नजरिए की जांच परख नहीं करनी चाहिए? क्या हमें खुद से यह सवाल नहीं करना चाहिए कि हमारे नजरिया हमारे मकसद पर कैसे असर डाल सकता है? इससे रिलेटेड मिस्टर शिव हमें एक और किस्सा बताते हैं। हीरो से भरा खेत। हफीज अफ्रीका का एक किसान था। वह अपनी जिंदगी से खुश और संतुष्ट था। हफीज खुश इसलिए था कि वह संतुष्ट था और संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वह खुश था। एक दिन एक अक्लमंद आदमी उसके पास आया। उसने हफीज को हीरो के महत्व और उनसे जुड़े तथ्यों के बारे में बताया। उसने हफीज से कहा, अगर तुम्हारे पास अंगूठे जितना भी बड़ा हीरा हो तो तुम पूरा शहर खरीद सकते हो। अगर तुम्हारे पास मुट्ठी जितना बड़ा हीरा हो तो तुम अपने लिए शायद पूरा देश ही खरीद सकते हो। वह अक्लमंद आदमी इतना कहकर चला गया। उस रात हफीज सो नहीं पाया। वह असंतुष्ट हो चुका था, इसलिए उसकी खुशी भी खत्म हो चुकी थी। दूसरे दिन सुबह होते ही हफीज अपने खेतों को बेचने और अपने परिवार की देखभाल का इंतजाम किया। हीरे खोजने के लिए वह रवाना हो गया। वह हीरो की खोज में पूरे अफ्रीका में भटकता रहा, पर उन्हें पा नहीं सका। उसने यूरोप में भी उन्हें ढूंढा, पर वह उसे वहां भी नहीं मिले। स्पेन पहुंचते पहुंचते
वह मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्तर पर पूरी तरह से टूट चुका था। वह इतना मायूस हो चुका था कि उसने बार्सिलोना नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। जिस आदमी ने हाफिज के खेत खरीदे थे, वह एक दिन उन खेतों से होकर बहने वाली नाले में अपने ऊँटों को पानी पिला रहा था। तभी सुबह के वक्त उग रहे सूरज की किरणें नाले के दूसरी ओर पड़े एक पत्थर पर पड़ी और वह इंद्रधनुष की तरह जगमगा उठा। यह सोचकर कि वह पत्थर उसकी बैठक में अच्छा दिखेगा, उसने उसे उठाकर अपनी बैठक में सजा दिया। उसी दिन दोपहर में हाफिज को हीरो के बारे में बताने वाला आदमी खेत के इस नए मालिक के पास आया। उसने उस जगह जगमगाते हुए पत्थर को देखकर पूछा, क्या हाफिज लौट आया? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन आपने यह सवाल क्यों पूछा? अक्लमंद आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि यह हीरा है, मैं उन्हें देखकर ही पहचान सकता हूँ। नए मालिक ने कहा, नहीं, यह तो महज एक पत्थर है, मैंने इसे नाले के पास से उठाया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पर ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हैं। उन्होंने वहां से नमूनों के तौर पर बहुत सारे पत्थर उठाए और उन्हें जांचने परखने के लिए भेज दिया। वे पत्थर हीरे ही साबित हुए। उन्होंने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे दबे हुए थे। इस छोटी सी कहानी से हमें 6 तरह की सीख मिलती है। पहली, जब हमारा नज़रिया सही होता है तो हमें महसूस होता है कि हम हीरों से भरी हुई ज़मीन पर चल रहे हैं। मौके हमेशा हमारे पांव तले दबे हुए होते हैं। हमें उन्हीं की तलाश में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती, हमें केवल उनको पहचान लेना है। दूसरा, दूसरे के खेत की घास हमेशा हरी लगती है। नंबर 3, हम दूसरों के पास मौजूद चीज़ों को देखकर ललचाते रहते हैं, इसी तरह दूसरे हमारे पास मौजूद चीज़ों को देखकर ललचाते हैं। हमसे अपनी जगह की अदला बदली करने का मौका हासिल करके उन्हें खुशी होगी। नंबर 4, जिन्हें मौके की पहचान नहीं होती, उन्हें मौके का खटखटाना शोर लगता है। 5वां, मौका जब आता है तो लोग उसकी अहमियत नहीं पहचानते, जब मौका जाने लगता है तो लोग उसके पीछे भागते हैं। नंबर 6, कोई मौका दोबारा नहीं खटखटाता। दूसरा मौका पहले वाले मौके से बेहतर या बदतर हो सकता है, पर वह ठीक पहले वाले मौके जैसा नहीं हो सकता। इसलिए सही वक्त पर सही फैसला लेना बेहद जरूरी होता है। गलत वक्त पर लिया गया सही फैसला भी गलत बन जाता है। इसी के साथ मिस्टर शिव खेड़ा की ओर से लिखा गया एक और किस्सा, डेविड एंड गॉलियत। हम सभी बाइबल में बताई गई डेविड और गॉलियत की कहानी जानते हैं। गॉलियत एक राक्षस था। उसने हर आदमी के दिल में अपनी दहशत बैठा रखी थी। एक दिन 17 साल का एक भेड़ चराने वाला लड़का अपने भाइयों से मिलने के लिए आया। उसने पूछा, तुम लोग इस राक्षस से लड़ते क्यों नहीं हो? उसके भाई गोलियत से डरते थे। उन्होंने जवाब दिया, क्या तुमने देखा नहीं कि वे इतना बड़ा है कि उसे मार नहीं जा सकता? इस पर डेविड ने कहा, बात यह नहीं कि वह बड़ा होने की वजह से हम उसे मार नहीं सकते, बल्कि हकीकत यह है कि वह इतना बड़ा है कि उस पर लगाया गया निशाना कभी चूक ही नहीं सकता। हम नाकामयाबी को कैसे देखते हैं, यह हमारे नज़रिए से तय होता है। आशावादी सोच वाले आदमी के लिए नज़रिया कामयाबी की सीढ़ी बन जाता है। दूसरी ओर निराशावादी नेगेटिव सोच वाले इंसान के लिए यह रास्ते का पत्थर। थिंक एंड ग्रो रिच और अन्य कई किताबों के लेखक नेपोलियन हिल्स का कहना है कि हर समस्या अपने साथ अपने बराबर का या अपने से भी बड़ा अवसर साथ लाती है। संस्थाओं के लिए नजरिए का महत्व, द इम्पोर्टेंट ऑफ एटीट्यूड टू ऑर्गेनाइजेशंस। क्या आपको कभी इस बात पर हैरानी हुई है कि कुछ लोग, संस्थाएं और या देश दूसरों के मुताबिक अधिक कामयाब क्यों होते हैं? इसमें कोई राज नहीं छिपा। वे इसलिए कामयाब होते हैं कि वे दूसरों के मुताबिक अधिक असरदार ढंग से सोचते और काम करते हैं। वे अपनी
सबसे कीमती जायदाद यानी लोगों में निवेश करते हैं। मैंने दुनिया की कई बड़ी कॉरपोरेशंस के आला अफसरों से बात की और उनसे पूछा, अगर आपके पास जादू की छड़ी हो और आपको केवल एक ऐसी चीज बदलनी हो जिससे आपकी तरक्की मिल जाए, साथ ही उत्पादक और लाभ भी बढ़ जाए, तो आप किस चीज को बदलना चाहेंगे? सबका जवाब एक ही था। उनका कहना था कि वे अपने लोगों का नजरिया बदलना चाहेंगे। नजरिया बेहतर होने पर लोगों में टीम भावना बढ़ेगी, बर्बादी कम होगी और वे ज्यादा वफादार हो जाएंगे। कुल मिलाकर उनकी कंपनी में काम करने का बेहतर माहौल बन जाएगा। तजुर्बा बताता है कि किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी उससे जुड़े लोग होते हैं। पूंजी या औजारों से लोगों की कीमत अधिक होती है। बदकिस्मती से सबसे ज्यादा मान संसाधन ह्यूमन रिसोर्स ही व्यर्थ या बेकार चला जाता है। लोग आपकी सबसे बड़ी संपत्ति बन सकते हैं या सबसे बड़ा बोझ भी बन सकते हैं। सारी खूबियों वाले लोग, टोटल क्वालिटी पीपल्स। बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसे कि कस्टमर सर्विस, सेलिंग स्किल, स्ट्रेटजी प्लानिंग के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि इनमें से ज़्यादातर कार्यक्रम काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन इनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। इनमें से कोई भी एक तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक उसकी बुनियाद सही ना हो, और वह सही बुनियाद है TUP, मीन्स टोटल क्वालिटी पीपल। यह TUP क्या है? इसका मतलब है टोटल क्वालिटी पीपल, यानी सारी खूबियों से भरे लोग, यानी वे लोग जो अच्छे चरित्र वाले, ईमानदार, नैतिक मूल्यों और सकारात्मक नजरिए वाले हों। मुझे गलत ना समझे, आपको दूसरे सारे प्रोग्रामों की जरूरत है, लेकिन वे तभी सफल होंगे जब आपकी नींव सही होगी, और वह नींव है TUP। उदाहरण के तौर पर कुछ ग्राहक सेवा कार्यक्रमों, कस्टमर सर्विस प्रोग्राम में हिस्सेदारी करने वालों को प्लीज या थैंक यू कहना, मुस्कुराना और हाथ मिलाना सिखाया जाता है, लेकिन किसी आदमी में सेवा करने का जज्बा ही ना हो तो वह कब तक मुस्कुरा सकता है? इसके अलावा लोग नकली मुस्कान को पहचान जाते हैं, और अगर मुस्कान सच्ची ना हो तो उसे देखकर चिढ़ पैदा होती है। मेरा कहना यह है कि असलियत को दिखावे पर हावी होना चाहिए, ना कि दिखावे को असलियत पर। बेशक ग्राहकों से पेश आने वाले लोगों को प्लीज और थैंक यू कहना चाहिए और मुस्कुराना चाहिए, वे बातें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन याद रखिए कि अगर मन में सेवा करने की भावना हो तो आम जिंदगी में ये बातें खुद ब खुद आसानी से शामिल हो जाती हैं। एक बार एक आदमी मशहूर फ्रांसीसी दार्शनिक मीन्स फिलोसोफर ब्लेज पास्कल से मिला और उनसे कहा, अगर मेरे पास आपके जैसा दिमाग हो तो मैं बेहतर इंसान बन जाऊंगा। इस पर पास्कल ने जवाब दिया, बेहतर इंसान बन जाओ, तुम्हारे पास खुद ब खुद मेरे जैसा दिमाग हो जाएगा। महान संगठनों, ऑर्गेनाइजेशंस को तनख्वाहों या काम करने के हालात के पैमाने पर नहीं आंका जाता, उन्हें भावना, नजरिए और आपसी संबंधों के पैमाने पर आंका जाता है। जब कर्मचारी कहते हैं मैं यह काम नहीं कर सकता, तो इसके दो मायने होते हैं। पहला, या तो उनका मतलब है कि उन्हें वह काम समझ में नहीं आया, उन्हें काम करने का तरीका नहीं मालूम। दूसरा, या फिर वे उस काम को करना नहीं चाहते। अगर वे काम करने का तरीका नहीं जानते तो यह टेक्निकल ट्रेनिंग का मुद्दा है, लेकिन अगर वे काम नहीं करना चाहते तो यह नज़रिए से जुड़ा मुद्दा हो सकता है। उन्हें उस काम की परवाह नहीं है, या वह नैतिकता का मुद्दा हो सकता है। वे मानते हैं कि उन्हें यह काम नहीं करना चाहिए। कैलगरी टावर की ऊंचाई 190.8 मीटर है। उसका कुल वजन 10,884 टन है। उसमें से 6,339 टन कुल वजन का लगभग 60% भाग जमीन के अंदर है। इससे जाहिर होता है कि भव्य दिखने वाली
कई इमारतों की नींव काफी मजबूत होती है। जिस तरह किसी भव्य इमारत के टिके रहने के लिए उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, उसी तरह कामयाबी के टिके रहने के लिए भी मजबूती बुनियाद की जरूरत होती है। और कामयाबी की बुनियाद होती है नजरिया। स्पूर्णतावादी नजरिया, अ होलिस्टिक अप्रोच। मैं स्पूर्णतावादी नजरिए में यकीन करता हूँ। यह हम केवल हाथ, पाँव, आँख, नाक, कान, दिल और दिमाग नहीं, बल्कि एक संपूर्ण इंसान है। काम करने के लिए एक पूरा आदमी जाता है और काम करके एक पूरा आदमी लौटता है। घर की परेशानियां, फैमिली प्रॉब्लम्स हमारे कामकाज पर और कामकाज से जुड़ी परेशानियां हमारे पारिवारिक जिंदगी पर असर डालती हैं। पारिवारिक समस्याओं की वजह से तनाव का शिकार होने पर हमारी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी घट जाती है। इसी तरह कामकाज से जुड़ी परेशानियां न केवल हमारे परिवार बल्कि जिंदगी के हर पहलू पर असर डालती है। निजी पेशे से जुड़ी और सामाजिक समस्याएं एक दूसरे पर लाजमी तौर पर असर डालती हैं। आपके नजरिए को तय करने वाले कारक, फैक्टर्स दैट डिटरमाइन योर एटीट्यूड। मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ। हम नजरिए के साथ ही जन्म लेते हैं या उसे बड़ा होने पर विकसित करते हैं? हमारा नजरिया किन चीजों से बनता है? अगर माहौल की वजह से जिंदगी के बारे में आपका नजरिया नकारात्मक, नेगेटिव हो गया है, तो क्या हम इसे बदल नहीं सकते? दरअसल हमारा नजरिए का ज्यादातर हिस्सा हमारी जिंदगी के शुरुआती सालों में ही बन जाता है। यह सच है कि हम अपने मिजाज की कुछ खासियतों के साथ पैदा होते हैं, लेकिन बाद में हमारा जो नजरिया बनता है उसे खास तौर से 3 चीजें तय करती हैं। पहला, माहौल, एनवायरनमेंट। दूसरा, तजुर्बा, एक्सपीरियंस। तीसरा, शिक्षा, एजुकेशन। इन्हें हम नजरिए के E3 कह सकते हैं। अब हम इन तीनों पर नजर डालते हैं। पहला, माहौल, एनवायरनमेंट। माहौल में ये चीजें शामिल होती हैं: घर, अच्छा या बुरा असर; स्कूल, साथियों का दबाव; काम, मददगार या जरूरत से अधिक दबाव; सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, धार्मिक पृष्ठभूमि, परंपराएं और मान्यताएं; सामाजिक माहौल, राजनीतिक माहौल। अगर इंग्लिश में कहें तो होम, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन्फ्लुएंस; स्कूल, पीर प्रेशर; वर्क, स्पोर्टिव और ओवर क्रिटिकल सुपरवाइजर्स; cultural background, religious background, traditions and beliefs; social environment and political environment. मीडिया, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, मूवीज। बताए गए सारे माहौल मिलकर हमारी तहजीब बनाते हैं। घर हो, संस्थान हो या देश हो, हर जगह की अपनी एक तहजीब होती है। उदाहरण के तौर पर आप एक स्टोर में जाते हैं तो वहाँ के मैनेजर से लेकर सेल्स क्लर्क तक को विनम्र, मददगार, दोस्ताना और खुशमिजाज से भरा पाते हैं। फिर आप दूसरी दुकान में जाते हैं तो वहाँ काम करने वालों को रूखा और बदतमीज पाते हैं। आप एक घर में जाते हैं तो वहाँ माँ, बाप और बच्चों की तमीज वाले, मिलनसार और दूसरों का ख्याल रखने वाले पाते हैं। जबकि दूसरे घर में जाने पर हर आदमी को कुत्ते बिल्ली की तरह आपस में लड़ता पाते हैं। जिन देशों की सरकारें और राजनीतिक माहौल में ईमानदारी होती है, वहाँ के लोग भी ईमानदार होते हैं, कानून का पालन करने वाले होते हैं और मददगार होते हैं। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। जिस तरह बेईमान और भ्रष्ट माहौल में एक ईमानदार आदमी का जीना मुश्किल हो जाता है, उसी तरह ईमानदारी से भरे माहौल में बेईमान व्यक्ति को मुश्किल होती है। अच्छे माहौल में मामूली कर्मचारी की भी काम करने की शक्ति बढ़ जाती है, जबकि माहौल में अच्छा काम करने वाले की शक्ति भी घट जाती है। तहजीब, कल्चर कभी नीचे से ऊपर की ओर नहीं जाती, बल्कि वह हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आती है। हमें पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि हमने खुद के लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए कैसा माहौल तैयार किया है। बुरे माहौल लोगों से अच्छे व्यवहार की आशा नहीं की जा सकती। जहां कानून का ना होने ही कानून बन जाता है, वहीं ईमानदार नागरिक को भी चोर
उचक्के और बेईमान हो जाते हैं। कुछ समय निकाल कर इस बात पर गौर कीजिए कि हमारा माहौल हम पर कैसे असर डालता है और हम जो माहौल तैयार करते हैं वह दूसरों पर कैसा असर डालता है। सेकंड, तजुर्बा, एक्सपीरियंस। अलग लोगों से मिले तजुर्बे के मुताबिक हमारा व्यवहार भी बदल जाता है। अगर किसी इंसान के साथ हमें अच्छा अनुभव मिलता है तो उसके बारे में हमारा नज़रिया अच्छा हो जाता है, पर बुरा अनुभव मिलने पर हम सावधान हो जाते हैं। अनुभव और घटनाएं हमारी जिंदगी के सदर बिंदु, रेफरेंस पॉइंट बन जाते हैं। हम उनसे नतीजे निकालते हैं जो हमारे भविष्य के लिए मार्गदर्शन गाइडलाइंस की भूमिका निभाते हैं। थर्ड पॉइंट, एजुकेशन, शिक्षा। शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह की होती है। आजकल हम लोग सूचनाओं के सागर में गोते खा रहे हैं, लेकिन ज्ञान और समझदारी का अकाल पड़ा हुआ है। ज्ञान को योजनाबद्ध ढंग से समझदारी में बदला जा सकता है और समझदारी हमें कामयाबी दिलाती है। शिक्षक की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। उसका प्रभाव अनंत काल तक रहता है। इसके असर की लहरें अनगिनत हैं। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें केवल रोजी रोटी कमाने नहीं बल्कि जीने का तरीका भी सिखाए। सकारात्मक नजरिए वाले लोगों को कैसे पहचानें? हाउ डू यू रिकॉग्नाइज पीपल विद द पॉजिटिव एटीट्यूड? जिस तरह सेहत खराब ना होने का मतलब अच्छी सेहत नहीं होता, उसी तरह किसी इंसान के नकारात्मक नेगेटिव ना होने का मतलब यह नहीं कि वह पॉजिटिव है, सकारात्मक है। सकारात्मक नजरिए वाले लोगों की शख्सियत में कुछ ऐसी खासियत होती है जिनकी वजह से उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। ऐसे लोग दूसरों का ख्याल रखने वाले, आत्मविश्वास से भरे, धीरज वाले और विनम्र होते हैं। ये लोग खुद से और दूसरों से काफी ऊंची उम्मीदें रखते हैं और उन्हें अच्छे नतीजे हासिल होने की आशा रहती है। सकारात्मक नजरिए वाला आदमी हर मौसम में फलने वाले 12 मासी फल की तरह होता है। उसका हमेशा स्वागत किया जाता है। सकारात्मक नजरिए के फायदे, द बेनिफिट्स ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। सकारात्मक नजरिए के कई फायदे होते हैं। इन्हें आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन आसानी से दिखाई देने वाली चीजों को उतनी ही आसानी से अनदेखा भी कर दिया जाता है। नजरिए वाले लोगों की शख्सियत खुशनुमा हो जाती है, जोश पैदा होता है, जिंदगी का आनंद बढ़ता है, आपके अगल बगल के लोगों को प्रेरणा मिलती है, आप समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सदस्य और राष्ट्र की संपत्ति बन जाते हैं। संस्थाओं के लिए उत्पादकता बढ़ जाती है, टीम भावना बढ़ती है, समस्याएं हल हो जाती हैं, गुणवत्ता बढ़ जाती है, माहौल आपके मुताबिक बन जाता है, वफादारी बढ़ती है, लाभ ज़्यादा मिलता है, मालिक, कर्मचारी और ग्राहकों के बीच बेहतर संबंध बनते हैं, तनाव कम होता है। नकारात्मक नजरिए के नतीजे, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ नेगेटिव एटीट्यूड। जिंदगी की राह रुकावटों से भरी पड़ी है और अगर हमारा नजरिया नकारात्मक हो तो अपने लिए सबसे बड़ी रुकावट हम खुद बन जाते हैं। नकारात्मक नजरिए वाले लोगों के लिए दोस्ती, नौकरी, शादी और संबंधों को कायम रख पाना काफी मुश्किल होता है। नकारात्मक नजरिए की वजह संबंधों में कड़वाहट बढ़ती है, लोग नाराज रहते हैं, जिंदगी बेमकसद हो जाती है, सेहत खराब रहती है, खुद के लिए और दूसरों के लिए तनाव बढ़ता है। नकारात्मक नजरिए की वजह से घर और कामकाज की जगह का माहौल बिगड़ जाता है। ऐसा आदमी समाज के लिए बोझ बन जाता है। ये लोग अपने नकारात्मक नजरिए को छुआछूत रोग की तरह अपने आसपास के लोगों और आने वाली पीढ़ी तक फैला देते हैं। अपने नकारात्मक नजरिए से वाकिफ होने के बावजूद हम उसे बदलते क्यों नहीं हैं? When we become aware of our negative attitude, why don't we change it? इंसान का स्वभाव आमतौर पर बदलाव विरोधी होता है। हमें बदलाव तकलीफ देह लगता है। बदलाव का नतीजा अच्छा हो या बुरा,
पर अक्सर इससे तनाव बढ़ता है। कई बार हम अपनी बुराइयों के साथ जीने में इतना आराम महसूस करते हैं कि बेहतरी के लिए होने वाले बदलाव को भी कबूल नहीं करना चाहते। हम बुरे ही बने रहना चाहते हैं। चार्ल्स डेकर ने एक ऐसे कैदी के बारे में लिखा है जो तक एक काल कोठरी में कैद रहा। सजा काट लेने के बाद उसे आजाद कर दिया गया। उसे काल कोठरी से बाहर खुली धूप में लाया गया। उस आदमी ने अपने चारों ओर देखा। कुछ देर में ही वह अपनी इस नई आजादी से परेशान हो गया। उसने वापस काल कोठरी में जाने की इच्छा जाहिर की। वह आजादी और खुली दुनिया के बदलावों को कबूल करने के बजाय काल कोठरी, अंधेरे और हथकड़ियों में ही सुरक्षा और आराम महसूस कर रहा था, क्योंकि वह उन्हीं का आदी हो चुका था। इन दिनों भी कई कैदी ऐसा ही व्यवहार करते हैं। एक अनजाने संसार के साथ तालमेल कायम करने का तनाव उनकी बर्दाश्त से बाहर होता है, इसलिए वे जानबूझकर और अपराध करते हैं ताकि उन्हें वापस जेल में भेजा जाए। वहां उनकी आजादी पर भले ही पाबंदी रहती है, लेकिन उन्हें अपने बारे में कम फैसले लेने पड़ते हैं। अगर हमारा नजरिया नकारात्मक है तो हमारी जिंदगी सीमाओं में कैद है। ऐसे नजरिए की वजह से हमको अपने काम में सीमित कामयाबी ही मिल सकेगी, हमारे दोस्तों की तादाद कम होगी और हम जिंदगी का कम आनंद उठा पाएंगे। अगले अध्याय में, नेक्स्ट वीडियो में, हम सकारात्मक नजरिए के बारे में डिस्कशन करेंगे। हो सकता है कि सकारात्मक नजरिया मीन्स पॉजिटिव एटीट्यूड विकसित करने से हमको थोड़ा तनाव झेलना पड़े और बदलाव की वजह से अनिश्चितता सी महसूस हो, पर यकीनन हमें इसका लाभ मिलेगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू माय लिसनर। हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए वेट फॉर टुमारो। थैंक यू। स्टे ट्यून, बी हैप्पी।